Hello students, I'm Gunjan Tandon. Welcome back to my channel गुंजन गुरुकुल। स्टूडेंट इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की साइंस की केमिस्ट्री का चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। राइट, इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने पढ़ा था एटम्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, राइट, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। देन हमने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन डिस्कस किए थे, जिसमें फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड सेकेंड वॉज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। राइट, आज इस वीडियो में हम देखेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या थी, क्योंकि जब लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंटोइन लेवोजियर ने दिए, उसके बाद भी जो हमारे साइंटिस्ट थे उनको इन सारे थ्योरीज को प्रूव करने के लिए एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन चाहिए था, कुछ प्रूफ चाहिए थे। राइट, अब ये सारी प्रॉब्लम अभी भी हमारे साइंटिस्ट के सामने जो थी वो परसिस्ट कर रही थी। उसी टाइम पे डाल्टन्स आए। डाल्टन जो थे एक फिजिसिस्ट थे, केमिस्ट थे, जिन्होंने अपनी थ्योरी, जो भी पहले उन्होंने जो अपनी थ्योरी दी उसके बेसिस पर उन्होंने एटॉमिक थ्योरी को जो है वो प्रपोज किया। देख लेते हैं हु इज डाल्टन। Dalton was born in a poor weaver family in 1766 in England. He began his career as a teacher at the age of 12. 7 years later, he became a school principal. Okay, then John Dalton in 1973 left for Manchester to teach mathematics, physics, and chemistry in a college. He spent most of his life there teaching and researching, and in 1808 he presented his atomic theory, which was a turning point in the study of matter. यानी डाल्टन ने जो थी वो क्या प्रपोज करी थी, एटॉमिक थ्योरी ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मैटर। तो इनकी जो डाल्टन की जो थ्योरी थी वो किन मेन 3 चीज़ों पर डिपेंड थी, कि क्या मेन उसके 3 बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे। फर्स्ट था डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर, है ना। हमने पढ़ा था मैटर को जब हम डिवाइड करते जाते हैं तो एक स्टेट ऐसी आती है कि वो अनडिविजिबल हो जाएगा। अल्टीमेटली हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते। स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जिसको हमने क्या नाम दिया था, हमारे फिलोसफर जो कन्नड़ थे उन्होंने उसको परमाणु नाम दिया था। देन हमारे ग्रीक फिलोसफर आए डेमोक्रिटस, जिन्होंने उसको टर्म दिया एटम। यानी डिविजिबिलिटी ऑफ एटम, यानी एक स्टेज ऐसी आ जाना जिसके बाद जो है उस पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम डिवाइड नहीं कर सकते, और उसको टर्म दिया गया एटम। राइट, यानी नेचर ऑफ एटम को जो है इन्होंने कंसीडर किया जॉन डाल्टन ने। सेकेंड इन्होंने क्या पॉइंट लिया था, एटम का नेचर, है ना। एटम जो है आपस में, भाई फ्री स्टेट में ऐसा कहा गया था, कात्यायन ने कहा कि फ्री स्टेट में जो है एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये कंबाइंड होते हैं, कंबाइंड होकर एलिमेंट बनाते हैं और देन उसके मॉलिक्यूल बनाते हैं, फिर मॉलिक्यूल से जो है एलिमेंट और कंपाउंड बनते हैं। राइट, थर्ड इनका बेसिक कॉन्सेप्ट जो था इस थ्योरी का था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जो हमारे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, उसके बेसिस पर इन्होंने जो टोटल सब चीज़ें कलेक्ट कर कर एक निचोड़ निकाल कर, कहते हैं ना, अपनी एक थ्योरी प्रपोज करी। जितनी भी फिलॉसफीज जो हमारे फिलोसफर्स ने अपनी रखी थी उसको कुछ लोगों ने ट्रुथ माना। देन उस टाइम तक एक्सपेरिमेंट नहीं थे। बाय द 18th सेंचुरी साइंटिस्ट ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके जो है उनको प्रूफ करने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी स्टिल कहीं ना कहीं कोई कन्फ्यूजन था, उसको एक प्रूफ चाहिए था। एक्सपेरिमेंटेशन के बेस्ड पर उसको कंप्लीट ट्रूथ, कंप्लीट जो है प्रूफ चाहिए था। तो ये काम किया जॉन डाल्टन ने, हु वाज अ फिजिसिस्ट एंड केमिस्ट। राइट, इन्होंने जितना भी एटम्स के बारे में था उसको कलेक्ट कर कर अपनी 6 पॉस्टुलेट्स दी। पॉस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इन्होंने क्या कहा, ऑल मैटर whether an element, a compound or a mixture is composed of small particles called atoms। ये हम सबको पता है कि मैटर जो है हमारे अराउंड छोटे छोटे जिन पार्टिकल से मिलकर बना होता है, यानी मैटर की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या हो गई, एटम। और यही एटम्स कंबाइंड होकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अब यही मॉलिक्यूल्स वेदर एन एलिमेंट, यदि अगर वो किसी एलिमेंट को फॉर्म कर रहे हैं या कंपाउंड के एलिमेंट हैं या किसी मिक्सचर के हैं, तो उनको हम सबको क्या कहते हैं, उन्हें जो है
क्या कहेंगे, एटम। द पोस्टुलेट्स ऑफ दिस थ्योरी मे बी स्टेटेड एज फॉलोज। आइए देखते हैं क्या 6 पोस्टुलेट्स डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर में दिए थे। नंबर 1 यहाँ पर कहता है, नंबर 1 को देखते हैं हम। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। यही हम पढ़ते आ रहे हैं कि एटम्स जो हैं वो फ्री स्टेट में नहीं रहते हैं, ये कंबाइंड होते हैं। और ये कॉम्बिनेशन जो कंबाइंड होकर मॉलिक्यूल एंड देन एलिमेंट और एक कंपाउंड बन रहा है ना, ये बहुत ईजी नहीं होता है। दे अंडर गो थ्रू अ केमिकल रिएक्शन। ये इनका एक कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन के बाद एक न्यू प्रोडक्ट बनता है जो टोटली डिफरेंट होता है किससे, एग्जिस्टिंग पार्टिकल से, एग्जिस्टिंग रिएक्टेंट से। राइट, हमने देखा था ना, अगर हम एलिमेंट ए और एलिमेंट बी, राइट, ये हमारा एलिमेंट है ए, ये है एलिमेंट बी, अगर हम इनकी रिएक्शन कराएं तो क्या बनेगा, कंपाउंड सी बन जाएगा, है ना। एलिमेंट जो है रिएक्ट करके कंपाउंड बनाते हैं। और यानी ये जो एटम, मान लीजिए हम इनको एटम ए एटम बी कहते हैं, ये एक इनका केमिकल कॉम्बिनेशन हो रहा है ना। कॉम्बिनेशन के बाद ये क्या करते हैं, एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक प्रोडक्ट जो बना रहे हैं कंपाउंड सी बना रहे हैं, है ना। तो ये फ्री स्टेट में नहीं होते हैं, आपस में कंबाइंड होते हैं, इनमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं, एंड देन अगेन एक नया सब्सटेंस, एक नया कंपाउंड बनता है। राइट, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट जो इनका पॉस्टुलेट था, जो हमने पढ़ा था कि ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। देन नंबर 2 इनकी थ्योरी का कहता है एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल। राइट, एक ऐसी स्टेट आ जाती है, हमें पता है कि हम उसको ब्रेक करते जाते हैं, मैटर को ब्रेक करते जाते हैं, तो जो स्मॉलेस्ट फाइन पार्टिकल होता है अल्टीमेटली उसको डिवाइड करना पॉसिबल नहीं होता है, विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। अब ये वाला जो हमारा है, ये वाली लाइन जो सेकेंड पॉस्टुलेट डाल्टन की है, ये किस चीज को प्रूफ करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी जिसमें मास ऑफ द मतलब जो मास है वो ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। केमिकल रिएक्शन, अगर आपको याद होगा, एटम्स जो है वो इनडिविजिबल होते हैं। हमने एक एक्टिविटी परफॉर्म की थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को शो करने के लिए, जिसमें हमने क्या लिया था, कॉपर सल्फेट एंड प्लस सोडियम कार्बोनेट, इनके बीच में जब रिएक्शन कराई थी, यानी ये 2 रिएक्टेंट्स थे हमारे, ठीक है, ये 2 रिएक्टेंट्स से कॉपर सल्फेट एंड सोडियम कार्बोनेट, जिनके बाद जिनमें आपस में केमिकल रिएक्शन हुई तो क्या बन गया, कॉपर कार्बोनेट एंड प्लस सोडियम सल्फेट। यानी जो हमारे एलिमेंट्स थे, जो हमारे रिएक्टेंट्स थे, उन्होंने अपना क्या करा, प्लेस चेंज करा, है ना। डिस्ट्रॉय कोई भी नहीं हुआ। राइट, मास जो था उनका, जो उनका कंजर्वेशन जो था, उनको ना तो वो एग्जिस्टिंग जो थे आपस में रिएक्शन करा, ना ही उससे जो मास, जो नया प्रोडक्ट बना, जो नया कंपाउंड बना, वो भी उन्होंने आपस में ही इंटरचेंज हो गए। राइट, ना तो वो पहले वाला डिस्ट्रॉय होके कोई हमेशा के लिए खत्म हो गया, ना जो एग्जिस्टेंट वन से उनसे कोई बिल्कुल नए कंपाउंड, नया प्रोडक्ट, नया सब्सटेंस नहीं बना। ठीक है, तो ना ही हम उसको एग्जिस्ट कर, ना ही हम उसको क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जो भी एग्जिस्टिंग वन थे उसी से ही जो है नया प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली अपने आप केमिकल रिएक्शन में फॉर्म हो जाता है। राइट, तो यहाँ पर इस चीज़ को प्रूफ हो गया हमारा यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्योंकि इन्होंने अपने पॉस्टुलेट में, अपनी थ्योरी में लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की बात की है। देन थर्ड पोस्टुलेट कहता है एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ये हम पढ़ते आ रहे हैं कि एटम्स और एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। मान लीजिए जैसे हमने लिया मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को हम लेते हैं। राइट, ऑक्सीजन का हमने ये एक मॉलिक्यूल ले लिया, ये हो गया हमारा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। अगर हम इसको देखें तो ये किन 2 एटम से मिलकर बना है ना, क्योंकि एटम्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला एटम ऑफ ऑक्सीजन, और ये हो गया हमारा दूसरा एटम ऑफ ऑक्सीजन, है ना। तो यानी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल में जिस एटम से वो फॉर्म हुआ है वो सेम काइंड के हैं, एंड दे आर हैविंग द सेम मास, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। दोनों ही ऑक्सीजन के एटम हैं, दोनों का ही वेट जो होगा कितना, 16 म्यू एंड 16 म्यू, एंड दोनों की सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। तो यानी ये बात यहाँ पे हमारी प्रूफ हो गई, एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। यानी जो मॉलिक्यूल होगा, जो एलिमेंट होगा, हमें पता है ना एलिमेंट के जितने भी एटम्स होते हैं वो सेम काइंड के होते हैं। राइट, अब देन देख लेते हैं इनकी
फोर्थ पॉस्टुलेट क्या कहती है, एटम्स ऑफ, अगर हम पहले वाले को देखें उल्टा कर दें तो फोर्थ पॉस्टुलेट बन जाती है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट मासेस एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। अभी हमने देखा था एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैव सेम मास एंड सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, राइट। अब यहाँ पे एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जब हम ले रहे हैं तो उनके मास भी डिफरेंट होंगे और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी। कैसे, मान लीजिए हमने हाइड्रोजन क्लोराइड ली है, ठीक है। हाइड्रोजन क्लोराइड में हम देख रहे हैं कि एक एटम जो है वो हमारा हाइड्रोजन का है और दूसरा एटम हमारा क्लोरीन का है, राइट। तो यानी इस वाले एलिमेंट में जो है दोनों एटम्स वो हमारे डिफरेंट हैं। डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस, यानी इसका मास जो है वो कुछ होगा और क्लोरीन का मास जो है डिफरेंट होगा। तो डिफरेंट एटम्स हैं तो डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होगी एंड डिफरेंट मासेस होंगे, राइट। तो ये हो गया हमारा फोर्थ पॉस्टुलेट। फिफ्थ पॉस्टुलेट्स हम देखते हैं, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। कैसे, अभी तक हम जब जितने भी कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन हमने पढ़ा था ना, उसमें जो भी हम चीज़ ले रहे थे, जो भी हम एटम्स, जो भी हमारे एलिमेंट्स के बीच में जो रिएक्शन हो रही थी, जो कंपाउंड बन रहा था, वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में, एक डेफिनेट रेशियो में हो रहा था। और वो रेशियो क्या था, स्मॉल होल नंबर्स थे। कैसे, अगर हम यहाँ पे देखें H2O मान लीजिए हमने बनाया, H2O के मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो इसमें हम देखेंगे H2O में 2 एटम्स ऑफ हमारे क्या है, हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो यानी इसका जो है रेशियो क्या हो रहा है, 2:1, राइट। हमने निकालना सीखा था ना ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, इस तरीके से 1:2 का रेशियो या 2:1 का रेशियो वाटर के मॉलिक्यूल में, राइट। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड में हमारा 1 एटम ऑफ कार्बन है एंड 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन है। तो इसका रेशियो क्या हो गया, 1:2। सेम हम HCl का ले लेते हैं, दोनों ही हमारे एटम्स जो हैं वो 1:1 के रेशियो में, यानी एक एटम हाइड्रोजन का है, एक एटम क्लोरीन का है। तो यानी कहने का सेंस ये है कि जो भी एटम्स आपस में कंबाइंड हो रहे हैं ना, वो कंप्लीट होल नंबर में, जीरो के बाद जितने भी नंबर है वो सब होल नंबर हैं, तो वो होल नंबर में ही कंबाइंड हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एटम, मान लीजिए वाटर मॉलिक्यूल में जो है हाइड्रोजन के 2 एटम है और ऑक्सीजन का जो है वो 1.5 एटम जो है, आधा एटम आके जो है वो हाइड्रोजन के एटम के साथ कंबाइन हो रहा है, नहीं। या फिर कार्बन डाइऑक्साइड में अगर एक एटम कार्बन का है तो ऑक्सीजन के जो हैं वो 2.5 एटम्स आके आपस में मिल रहे हैं, कभी नहीं। कभी भी 1/4, 2/4, 3/4 इस तरह के जो है नंबर में आकर एटम्स कंबाइन नहीं होंगे, वो कंप्लीट एक होल नंबर में कंबाइंड होकर जो है वो एक रेशियो देते हैं, राइट। 1:2, 2:1, 3:1, राइट। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ पॉस्टुलेट, क्लियर हो गया होगा। कहता है एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स, क्लियर। Then the relative number and kinds of atoms are given in a given compound are constant। यानी जब भी कोई कंपाउंड बनता है तो उसमें एटम्स का नंबर और उनका टाइप जो है वो कांस्टेंट रहता है। सिंपल है, ये अभी हम पढ़ते आ रहे हैं। अगर हम फिर अगेन अगर हम वाटर मॉलिक्यूल की, कंपाउंड की बात करें, वाटर एक कंपाउंड भी है, इसमें हम देख रहे हैं अगर जो है कांस्टेंट नंबर क्या है, हाइड्रोजन का 2 ही है ना, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन है। अगर हम यहाँ पर एक एटम और ऑक्सीजन का ऐड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, H2O2। बट ये कंपाउंड वाटर नहीं होगा, ये क्या बन जाएगा हमारा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। यानी ये जो कंपाउंड था वो हमारा टोटली चेंज हो गया। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ एटम जो था वो चेंज हो गया, राइट। ठीक है, इस तरीके से अगर हम देखें यहाँ पे और एग्जांपल देख लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का अगर देखें तो इसमें फिक्स नंबर है 1 एटम ऑफ कार्बन एंड 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन, है ना। तो यही बात कही गई, रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट, है ना। अगर कार्बन और ऑक्सीजन को लेने से ही जो है कार्बन डाइऑक्साइड बनती है तो वो एक डेफिनेट नंबर उनका होगा और एक ही काइंड के वो एटम्स आपस में कंबाइंड होंगे कि कार्बन और ऑक्सीजन का ही आपस में कॉम्बिनेशन होगा। तो ये थी आपकी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जिन्होंने
किन 3 बेसिस पर उनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था? डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर, नेचर ऑफ एटम्स, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। उन्होंने दोनों लॉ का इसमें यूज करा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसमें उनका सेकंड पोस्टुलेट कहता था कि ये इनडिविजिबल पार्टिकल एटम जिन्हें क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है केमिकल रिएक्शन में, राइट। नेचर ऑफ एटम पर उन्होंने कहा था कि एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, राइट। अब उन्होंने कांस्टेंट प्रोपोर्शन की बात करी है तो उसको इस तरह से इन्होंने डिफाइन किया कि एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। देन उन्होंने अगेन एक जो अपनी सिक्स्थ पोस्टुलेट उनकी कहती है, जो 6 नंबर था उनके पोस्टुलेट का, कि रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड, right? So that was whole about the Dalton's atomic theory. I hope students it is clear to you all. If you like my video, please like, share and subscribe. Till then, keep watching and keep learning.